दोस्तों जल्दी से आपके अपने चैनल और गुरुजी को सब्सक्राइब करें और घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि अपना इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। हेलो एवरीवन, आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे, एकदम खैरियत से होंगे, सब अपने घर में होंगे, कोरोना पीरियड में पूरे प्रिकॉशंस ले रहे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, ये ब्रिज यूनिवर्सिटी के सिलेबस में है ड्रीम चिल्ड्रन करके, कैसे है चार्ल्स लैम्ब का बीए पार्ट सेकंड के सिलेबस में है ये, इसको हम पढ़ते हैं। चलो शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि चार्ल्स लैम्ब, एक मिनट, हाँ, चार्ल्स लैम्ब कौन थे एक्चुअली। चार्ल्स लैम्ब इंग्लिश एसेइस्ट थे, फेमस इंग्लिश एसेइस्ट में से आते हैं, 19th सेंचुरी के फेमस जो एसेइस्ट थे ना उनमें से हैं ये। और एक्चुअली कह सकते हैं वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, जितने भी आज तक एसेइस्ट हैं उनमें भी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मान सकते हैं इनको। इन ये अक्सर अपने ऐसे लिखा करते थे इलिया के नाम से, रोट विद द नेम ऑफ इलिया। इलिया इनका एक तो पेन नेम था, एसेज ऑफ इलिया, यानी कि जिस नाम से लिखा करते थे वो इलिया नाम था, चार्ल्स लैम्ब के नेम से नहीं लिखा करते थे। इनकी एसेज में एक जो खास बात नजर आती है, जो थीम कॉमन नजर आती है ज्यादातर, मतलब मोस्टली, वो है ऑटोबायोग्राफिकल। मतलब इन्होंने अपने बहुत से रिलेटिव्स, एक्वेंटेंसेस, फ्रेंड्स इन सबको इंट्रोड्यूस किया हुआ है, अपने ऐसे में बता रखा है, परंतु हमेशा मतलब इस तरह से उनके नाम बदल दिया करते थे, या तो मतलब एग्जैक्टली टोटल आइडेंटिटी रिवील नहीं करते थे, या तो नाम बदल के अपने एसेज में दर्शाते हैं उनको, और उसके साथ में फिर फैक्ट और फिक्शन का मतलब, यानी काल्पनिक चीजों का इस तरह से मिश्रण करते सच्चाई के साथ में। फैक्ट का फिक्शन से ऐसे मिश्रण होता, मतलब ऐसा मिक्सचर होता कि हमें पता नहीं लगता काफी बार कि ये कौन सा कैरेक्टर है, परंतु क्योंकि इतने बड़े एसेइस्ट हैं, उनकी पूरी लाइफ के बारे में पता है लोगों को, तो पढ़कर सच पता लग जाता है कि रियल में है कौन ये कैरेक्टर। और तो इनका जो मतलब मोस्ट कॉमन थीम मान सकते हैं आप, वो ऑटोबायोग्राफी थी, मतलब ऑटोबायोग्राफिकल थीम्स थी, अपने खुद की जीवनी पे लिखा करते थे। और इनके एसेज में आपको ह्यूमर मिलेगा, हंसी मजाक खूब, मतलब बहुत ढंग से करते हैं। लिखने की जो स्टाइल है ना, वो भी बहुत ही एपिग्रामेटिकल टाइप की है, लाइक नॉट एग्जैक्टली लाइक बेकन। बेकन तो बहुत ही ज्यादा एपिग्रामेटिकल वे में लिखते थे, बहुत ही कंसाइज, बहुत छोटा, ऐसा लगता है कि बहुत एक छोटी सी लाइन में बहुत कुछ बात कह दी हो। बेकन की तो वो स्टाइल थी, इनकी इतनी वैसे नहीं थी, परंतु ये भी काफी हद तक कंसाइज वे में लिखते थे, मतलब बहुत कम शब्दों में काफी ज्यादा बातें बोलने वाले, उस तरह से थे। और हंसी मजाक इनकी मतलब ऐसे इसमें होते हैं, कॉमन चीजें हैं, परंतु साथ में ही पैथोस भी होता है, दुख। आप कह सकते हैं कि ये इंसान के दुख को प्लस इंसान की हंसी मजाक को, दोनों का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन यूज करते हैं अपने ऐसे में। इस तरह का इनका मतलब ऐसे लिखने का तरीका रहा है। और जो ये ऐसे ड्रीम चिल्ड्रन, आपको पता चलेगा इसमें भी इंसान के थॉट्स, विचारों का बहुत अच्छा यूज किया गया है। और इट्स रेवरी। रेवरी क्या होती है, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं ऐसे के एंड में बताऊंगा आपको ये। तो एक ड्रीम चिल्ड्रन, ये जो ऐसे है चार्ल्स लैम्ब का, इसको हम स्टार्ट करते हैं अभी। तो देखिए, चिल्ड्रन लव टू लिसन टू स्टोरीज अबाउट देयर एल्डर्स। बच्चों को पसंद होता है अपने बड़ों से, मतलब अपने उनके जो बड़े हैं, पूर्वज हैं उनके, या फिर बड़े बूढ़े हैं उनकी स्टोरी सुनना पसंद होता है, मतलब उनके बारे में जानना पसंद होता है कि पास्ट में वो कैसे रहे होंगे। व्हेन दे वर चिल्ड्रन, कि जब हमारे एल्डर्स बच्चे हुआ करते थे किसी जमाने में, तो वो कैसे थे उस वक्त, उसके बारे में जानना बच्चों को बहुत पसंद है। टू स्ट्रेच देयर इमेजिनेशन टू द कंसेप्शन ऑफ ए ट्रेडिशनरी ग्रेट अंकल। और वो अक्सर क्या होता है कि मतलब अपनी इमेजिनेशन, अपनी जो कल्पना शक्ति है ना, उसको एक तरह से आजमाते हैं। वो कल्पना करते हैं कि ट्रेडिशनली हमारे जो बड़े ग्रेट अंकल, परदादा या ग्रैंड माँ, परदादी जो है, दादी, परदादी वगैरह, ये सब ग्रेट ग्रैंड माँ मतलब परदादी, और ग्रैंड माँ मतलब दादी। तो ग्रेट अंकल यानी कि कोई अंकल, चाचा, बड़ा चाचा, पर चाचा पर चाचा वैसे कोई शब्द होता नहीं है, पर बता रहा हूँ मैं। ग्रेट अंकल मतलब एक तो अंकल चाचा, और एक अंकल का भी फादर, वही ग्रेट अंकल। उस तरह से कुछ भी मान लो आप, है ना। तो अक्सर उनको अपने बड़े बूढ़े इनके बारे में जानने का शौक होता है, और वो अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हैं कि भाई वो कैसे रहे होंगे। whom they never saw, क्योंकि उन्होंने कभी उनको देखा था ही नहीं। It was in this spirit that my little ones crept about me the other evening to hear about their great grandmother field। तो मतलब इसी स्पिरिट से, इसी इच्छा से क्या हुआ कि मेरे छोटे बच्चे, वो बता रहा है कि मेरे छोटे बच्चे, कौन, लैम्ब बता रहा है कि मेरे छोटे बच्चे, माई लिटिल वंस क्रेप्ट अबाउट मी, वो मेरे पास में आए, और एक शाम को आए और मेरे से बोले, मतलब कि उन्होंने अपनी ग्रेट ग्रैंड मदर, अपनी जो परदादी है ना, फील्ड, परदादी फील्ड नाम है फील्ड उनका, उनके बारे में जानना है। हु लिव्ड इन ए ग्रेट हाउस इन नॉरफॉक, जो रहा करती थी एक बहुत बड़े हाउस में, नॉरफॉक
नॉरफॉक जगह है इंग्लैंड में, मतलब नॉरफॉक जगह पर एक बहुत बड़ा हाउस था, उस घर में रहा करती थी। और वो हाउस क्या था, आज जो इस जमाने में, मतलब आज करंट टाइम में अभी जिसमें उनके बच्चों के पापा रहते हैं, मतलब चार्ल्स लैम रहता है, उस घर से तो 100 गुना बड़ा घर था वो, which had been the scene, so at least it was generally believed in that part of the country, of the tragic incident which they had lately become familiar with from the Ballad of the Children in the Wood। और जो जगह नॉरफॉक है, मतलब वहां पे इसका एक घर था, इनकी परदादी का, और मतलब रहा करती थी उस घर में, विच हैड बीन द सीन। और ये घर एक तरह से एक सीन भी रहा है, मतलब एक तरह से आप इसका बैकग्राउंड मान सकते हो, किस चीज का, कुछ ऐसी घटनाएं हुई उनका बैकग्राउंड भी लोग अक्सर बिलीव करते हैं नॉरफॉक में, कि इस घर के यहाँ पे कई घटनाएं हुई हैं। किस तरह की घटनाएं, ट्रेजिक इंसिडेंट, कुछ दुखमयी घटनाएं हैं, कुछ इस तरह की घटनाएं, ट्रेजिक इंसिडेंट हुए, विच दे हैड लेटली बिकम फेमिलियर विद फ्रॉम द बैलेड्स ऑफ द चिल्ड्रन इन द वुड। और उनको, मतलब किनको, चार्ल्स लैम्ब वगैरह, इनको इस बारे में पता कैसे चला कि भाई ऐसी चीजें फैली हुई हैं नॉरफॉक में, वो पता चला उनको बैलेड ऑफ द चिल्ड्रन इन द वुड, यानी कि कुछ गीतों से, कोई गीत मतलब फेमस है बच्चों की, बच्चे किस तरह जंगल में है, मतलब बैलेड टाइटल है गीत का, बैलेड ऑफ द चिल्ड्रन इन द वर्ल्ड, कि बच्चे जंगल में घूम रहे हैं, उसके ऊपर एक कोई गीत है। उस गीत को पढ़कर इनको पता चला कि ऐसे इंसिडेंट हमारे इस घर के बारे में है। और वो एक्चुअली सर्टेन इट इज दैट द होल स्टोरी ऑफ द चिल्ड्रन एंड द क्रूअल अंकल वाज टू बी सीन फेयरली कार्ड आउट इन द वुड अपॉन द चिमनी पीस ऑफ द ग्रेट हॉल। और उस घर की जो चिमनी की, चिमनी क्या है, चिमनी पे लकड़ी ऊपर से कार्ड आउट, मतलब लकड़ी, सॉरी, लगी हुई है चिमनी में, तो उस लकड़ी के ऊपर उकेरा हुआ है एक कहानी उकेरी हुई थी, बहुत ही बड़ी कहानी। कहानी थी किसके बारे में, ये कहानी थी एक बच्चों के बारे में और उनके निर्दयी अंकल के बारे में। वो कहानी उस चिमनी के ऊपर लगी हुई थी, घर की, घर का जो ग्रेट हॉल था उसकी चिमनी पर कहानी उकेरी हुई थी। द होल स्टोरी डाउन टू द रॉबिन रेड ब्रेस्ट, पूरी स्टोरी लिखी हुई थी रॉबिन रेड ब्रेस्ट तक की, मतलब चिल्ड्रन और क्लू अंकल से लेकर रॉबिन रेड ब्रेस्ट तक की पूरी कहानी लिखी हुई थी। चलो ये सब तो छोड़ो, पर अब देखो, क्योंकि इनको पता है कि एक तो ये स्टोरी फेमस हो रखी है, और कुछ घटना है, मतलब जो घटना है चिल्ड्रन इन द वुड, ये एक्चुअली सब इस घर से रिलेटेड ऐसे बता रखी है, ऐसे लोगों में फैल रखी है नॉर्फॉक के इलाकों में, कि इस घर में ऐसी कुछ घटनाएं हुई बच्चों के साथ। अब द होल टिल ए फूलिश रिच पर्सन पुल्ड इट डाउन टू सेट अप ए मार्बल वन ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन इट्स डैड। फिर बता रहे हैं कि फिर बाद में एक अमीर आदमी ने क्या किया था, इस चिमनी पे से उस लकड़ी को हटवा दिया, उसकी जगह मार्बल, मॉडर्न मार्बल लगवा दिया। तो अब मार्बल के ऊपर स्टोरी तो है नहीं, चिमनी हटा दी गई, चिमनी मतलब लकड़ी वाला पोर्शन हटा दिया चिमनी का, जो ऊपर चिमनी लगा रखी थी लकड़ी पे, सॉरी चिमनी नहीं लगा रखी थी, लकड़ी लगा रखी थी चिमनी पे, उल्टा बोल दिया। तो वो लकड़ी तो हटा दी और उसकी जगह मार्बल लगा दिया। अब स्टोरी तो लकड़ी पे उकेरी हुई थी, मार्बल पे स्टोरी है नहीं, ठीक है, विद नो स्टोरी अपॉन इट, ऑब्वियसली बात है, मार्बल पे स्टोरी थी नहीं। Here Alice put out one of her dear mother's look too tender to be called upbraiding। अब देखो, एलिस जो बेटी है, इसमें दिखाई चार्ल्स लैम्ब की, वो क्या कर रही है, वो उसने अपनी मदर की जैसे लुक बना रखा है, मतलब वैसे तैयार होके आई है, टू टेंडर टू बी कॉल्ड अपब्रेडिंग। और आप कह सकते हैं मतलब पूरे मदर के जैसे बाल वाल सब उस तरह के बना रखे हैं। देन आई वेंट ऑन टू से हाउ रिलीजियस एंड हाउ गुड देयर ग्रेट ग्रैंड मदर फील्ड वॉज, हाउ beloved and respected by everybody, though she was not indeed the mistress of this great house, but had only the charge of it। देखो, अब चार्ल्स लैम्ब बताते हैं कि मैं उनको बताता हूँ, देन आई वेंट ऑन टू से, मैंने उनको बताया कि हाउ रिलीजियस, की कितनी ज्यादा धार्मिक और कितने अच्छी उनकी ग्रेट ग्रैंडमदर, उनकी परदादी फील्ड थी, मतलब उनकी परदादी फील्ड कितनी ज्यादा धार्मिक व्यक्ति थी और कितनी ज्यादा अच्छी थी वो। हाउ बिलव्ड एंड रेस्पेक्टेड बाय एवरीबॉडी, वो कितनी ज्यादा, मतलब उनसे सब लोग कितना प्यार करते थे, वो सबकी चहीती थी। एंड रेस्पेक्टेड बाय एवरीबॉडी, और सबके द्वारा सम्मान, मतलब सब उनका सम्मान करते थे, मतलब ये कहते थे, कह सकते हो आप, कि वो सबकी चहीती थी, सब उनका सम्मान करते थे। दो शी वाज नॉट इंडीड द मिस्ट्रेस ऑफ दिस ग्रेट हाउस, सच तो ये है परंतु कि वो उस बहुत बड़े घर की मालकिन नहीं थी। शी वाज नॉट द मिस्ट्रेस, शी वाज नॉट द मालकिन, वो मालकिन नहीं थी, वो ओनर नहीं थी घर की, बट हैड ओनली द चार्ज ऑफ इट, उस घर का सिर्फ उसके पास में चार्ज था, मतलब उस घर को संभाल रही थी वो। एंड येट इन सम रिस्पेक्ट शी माइट बी सेड टू बी द मिस्ट्रेस ऑफ इट टू। तो उस संदर्भ में देखिए तो आप बोल सकते हैं कि वो घर की मालकिन थी, क्योंकि वही संभाल रही थी और घर में और कोई था नहीं, जिसका भी घर था उस घर का मालिक तो वहां था नहीं, तो वही उस घर को संभालती थी। तो उस तरह से देखोगे तो वो मालकिन थी, परंतु रियल में वो मालकिन नहीं थी, मिस्ट्रेस नहीं थी। कमिटेड टू हर बाय द ओनर, मतलब उस घर के ओनर ने उसको दिया था वो घर संभालने के लिए। हु प्रेफर्ड लिविंग इन ए न्यूअर एंड मोर फैशनेबल मैंशन विच
ही हैड परचेज समवेयर इन द एडजॉइनिंग कंट्री। और जो ओनर था वो कहाँ रहना पसंद करता था, प्रेफर करता था रहना, मतलब पसंद करता था कहाँ पे, एक नए घर में, वो नए घर में रह रहा था जो कि ज्यादा फैशनेबल था, मोर फैशनेबल मैंशन, मैंशन मतलब बड़ा घर, कोठी। तो मतलब जो ओनर था उस घर का वो कहाँ रहना पसंद कर रहा था, एक नए घर में, एक नई कोठी में, जो कि उसने कहाँ ली थी, उसने ली थी विच हैड परचेज समवेयर इन द एडजॉइनिंग कंट्री, मतलब इसी नॉर्फॉक जो इलाका है, इसके आसपास में, इसके टच में ही एक दूसरी जगह है, वहां पे उसने कहीं कोठी नई खरीद ली, तो वहां रहता है वो, तो इस घर में नहीं रहता। बट स्टिल शी लिव्ड इन इट इन अ मैनर एज इफ इट हैड बीन हर ओन। परंतु जो ग्रैंड मदर फील्ड थी, ग्रेट ग्रैंड मदर फील्ड, परदादी जो फील्ड थी, वो उस घर में इस तरह से रहती थी, शी लिव्ड इन इट इन मैनर, वो इस तरीके से रहती थी जैसे कि इफ इट हैड बीन हर ओन, की जैसे कि घर उसी का है, and kept up the dignity of the great house in a sort while she lived, which afterward came to decay and was nearly pulled down, and all its old ornaments stripped and carried away to the owner's other house. अब देखो, उसने इस घर की जो डिग्निटी, जो इसकी सम्मान है ना, उसको बिल्कुल बनाए रखा। कैप द डिग्निटी द ग्रेट हाउस, जब तक वो उस घर में रही उसने इस घर का सम्मान बिल्कुल बनाए रखा। इन ए शॉर्ट वाइज शी लिव्ड, जब तक वो रही तब तक घर का सम्मान उसने बनाए रखा, घर की डिग्निटी, मान मर्यादा को उसने बरकरार रखा। विच आफ्टरवर्ड केम टू डिके, जो बाद में वो मान मर्यादा गिर गई, वो डिके हो गई, वो नष्ट होने लग गई। एंड वॉज नियरली पुल डाउन, और बाद में तो पूरी तरह ही समाप्त हो गई पूरी मान मर्यादा उस घर की। कब समाप्त हो गई, जब ऑल इट्स ओल्ड ऑर्नामेंट्स स्ट्रिप्ड एंड कैरिड अवे टू द ओनर्स अदर हाउस, जब ओनर के दूसरा जो घर है ओनर का, तो इस घर के जितने भी ऑर्नामेंट्स, पुराने जो आप साजो सामान थे, मतलब सजावट के सामान थे इस घर के पुराने, उन सबको उतार दिया गया और उनको ले जाया गया कहाँ पे, नए घर में, ओनर के नए घर में लगा दिया गया। तो तब जाके आप कह सकते हैं इस घर की पूरा सम्मान खत्म हो गया, इसकी पूरी गरिमा खत्म हो गई, क्योंकि इस घर की जितनी भी जो चीज इसमें अच्छी अच्छी लगी हुई थी वो सब तो निकाल के ओनर ले गया अपने नए घर में, वेयर दे वर सेट अप, उस नए घर में जाके उसने उनको लगा दिया। एंड लुक्ड एज इफ ऑकवर्ड एज इफ समवन वर टू कैरी अवे द ओल्ड टॉम्स दे हैड सीन लेटली एट द एबे एंड स्टिक देम अप इन लेडी सीज टॉडरी गिल्ट ड्राइंग रूम। अब देखो, वो बता रहा है कि है ना, वो जो पुराने घर में चीजें ले गया और नए घर में लगाई, वो उस नए घर में, वो उस नए घर में लुक्ड एज ऑकवर्ड एज इफ समवन वर, वो उतनी अजीब लग रही थी उस घर में, वो चीजें उतनी अजीब लग रही थी जैसे कि कोई पुराने टॉम्ब स्टोन, पुराने टॉम्ब, पुराने कब्रों के ऊपर जो पत्थर होते हैं ना, उनको उखाड़ के ले जाए और उनको कहाँ लगा दे, उनको एबे में लगा दे, सॉरी, मतलब एबे, जहाँ पे मतलब बोल सकते हैं जहाँ गाड़ते हैं ना लोगों को, क्रिश्चियन लोग जो गाड़ते हैं, तो उस जगह से कोई कब्र को, पुरानी कब्र के पत्थर को उठा के ले जाए और कहाँ जाके रख दे उसको, उसको जाके रख दे, स्टिक दैम इन लेडी सीज टॉडरी गिल्ड ड्राइंग रूम। लेडी सी एक लड़की, लेडी है, मान लो कोई लेडी है, उसके चमकदार ड्राइंग रूम में जाके कोई कब्र का पत्थर रख दे। अब बताओ, किसी लेडी के ड्राइंग रूम में कोई कब्र के ऊपर लगा हुआ पत्थर जाके रख देगा तो वो उस कमरे में कैसा लगेगा, बहुत ही अजीब लगेगा ना। मतलब यार, एक ड्राइंग रूम में कब्र का पत्थर रखा हुआ है, क्या मतलब, कोई तुक ही नहीं है, कोई सेंस ही नहीं है, बिल्कुल ही बकवास चीज है। तो बिल्कुल वैसे ही वो बता रहा है, जिस तरह से उस पुराने घर में लगी हुई चीजों को उखाड़ के, खुसका के, निकाल के वो ले गया नए घर में और जहां वहां लगा दी जाके, तो नए घर में वो उतनी अजीब लग रही होंगी जैसे कोई कब्र का पत्थर उठा के किसी लेडी के ड्राइंग रूम में जाके रख दे। यानी कि वो उस पुराने घर को सूट करती थी, उस नए घर में वो बिल्कुल नहीं सूट कर रही थी। हेयर जॉन स्माइल्ड, ये सुन के जॉन हंसा, स्माइल किया। अब जॉन कौन है, दूसरा बच्चा है जो सुन रहा है, एक पहले से और एक जॉन है। हेयर जॉन स्माइल्ड, जॉन ने स्माइल किया, एज मच एज टू से दैट वुड बी फूलिश इंडेड, और वो स्माइल करके, जैसे कि मतलब एज मच एज टू से, वैसे ही बोल रहा था जिस तरह से, मतलब उसका भाव इस तरह से आया कि उसने कुछ बोला नहीं बच्चे ने, परंतु उसका बोलने का, उसकी स्माइल का भाव ये था कि दैट वुड बी फुलिश इंडीड, ये तो बड़ी बेवकूफी भरा काम किया इन लोगों ने, मतलब पुराने ओनर ने, कि भाई सारी चीजें निकाल के नए घर में लगा दी जहां पर वो सूट ही नहीं कर रही थी। तो उसकी स्माइल का इस तरह का भाव आ रहा था कि ये तो बड़ी बेवकूफी का काम किया उसने। एंड देन आई टोल्ड हाउ व्हेन she came to die, her funeral was attended by a concourse of all the poor and some of the gentry too of the neighborhood for many miles round. अब फिर मैंने उनको बताया, मतलब राइटर बोल रहा है कि मैंने बच्चों को बताया कि when she came to die, कि जब तुम्हारी परदादी मरी, her funeral was attended by a concourse of all the poor, कि उनकी जो चिता, चिता को जब आग, मतलब यहाँ पर, यहाँ funeral का मतलब अपने यहाँ चिता मानते हैं, इनके यहाँ गाड़ना है, मतलब कि जब उनको, उनका अंतिम समय, अंतिम क्रियाएं की जा रही थी ना, फ्यूनरल हो रहा था उनका, तो उनका फ्यूनरल को अटेंड किया, किसने अटेंड किया, सब आसपास के गरीब लोगों ने अटेंड किया, और कुछ अच्छे ऊंचे घर वाले जेंट्री लोगों ने भी अटेंड किया। ऑफ द नेबरहुड फॉर मैनी माइल्स अराउंड, मतलब दूर दूर तक, कई मील दूर दूर तक के पड़ोसियों ने, जिसमें गरीब और कुछ अच्छे फैमिली वाले लोग भी थे, उन्होंने उनकी
फ्यूनरल को अटेंड किया, मतलब आए उसमें, टू शो देयर रेस्पेक्ट फॉर हर मेमोरी। क्यों आए? क्योंकि उसकी याद में, मतलब उसकी याद को सम्मान प्रदान करने के लिए, क्या नहीं मतलब वो ग्रेट ग्रैंड मदर फील्ड को सम्मान देने के लिए आए एक तरह से। फिर आगे है ना, बिकॉज शी हैड बीन सच ए गुड एंड रिलीजियस वुमन, क्योंकि वो इतनी अच्छी थी, वो इतनी धार्मिक व्यक्ति थी कि सब उनको पसंद करते थे, सब उनका सम्मान करते थे। इसलिए जब फ्यूनरल हुआ, जब मरी, तो सब वहां पर आए। So good indeed that she knew all the psaltery by heart, yes, and a great part of the testament besides. अब वो इतनी अच्छी थी, मतलब इतनी धार्मिक थी कि मतलब वो सारी सॉल्ट्री जानती थी बाय हार्ट। ये जो सॉल्ट्री टेस्टमेंट्स एक्चुअली ये क्या है, चर्च में पढ़े जाते हैं। तो वो सारी सॉल्ट्री को रटी हुई थी, उनको बिल्कुल मन से दिल से याद थी उनको। और टेस्टामेंट्स का भी बहुत बड़ा भाग उसको याद था, मतलब धार्मिक औरत थी तो पढ़ती रहती थी, तो उसको ज्ञान था इनका। हियर लिटिल एलिस स्प्रेड हर हैंड्स, अब एलिस है वो सामने बैठी हुई सुन रही है, और अपने हाथ उसने ऐसे फैलाए, मतलब जैसे अंगड़ाई लेते हुए, स्प्रेड हर हैंड्स। देन आई टोल्ड व्हाट अ टॉल अपराइट ग्रेसफुल पर्सन द ग्रेट ग्रैंड मदर फील्ड वंस वाज। फिर मैंने उनको बताया कि वो कितनी लंबी, अपराइट सीधी, ग्रेसफुल पर्सन, एकदम अदा से चलने वाली, द ग्रेट ग्रैंड मदर फील्ड वंस वाज। क्योंकि ग्रेट ग्रैंड मदर फील्ड कितनी मतलब लंबी, एकदम सीधी खड़ी हुई, एकदम एक स्टाइल उसमें चलने की, मतलब एक पर्सन ऐसी स्टाइलफुल पर्सन वैसी थी वो। एंड हाउ इन हर यूथ शी वाज एस्टीम्ड द बेस्ट डांसर, और कैसे वो अपनी जवानी में उनको बहुत अच्छा डांसर माना जाता था। हियर एलिस लिटिल राइट फुट प्लेड एन इनवॉलंटरी मूवमेंट, अब एलिस क्या है, पैर पसार के बैठी हुई है, अपना हाथ पैर से राइट फुट से कुछ हरकतें कर रही है, सुनते सुनते कुछ हरकतें कर रही है। इनवॉलंटरी मूवमेंट, वॉलंटरी मूवमेंट जानबूझ के, इनवॉलंटरी मूवमेंट का मतलब होता है कि उसको खुद को भी नहीं पता पर उसका पैर हिल रहा है, इधर उधर कर रही है। टिल अपॉन माई लुकिंग ग्रेव इट डेसिस्टेड द बेस्ट डांसर। हाँ, टिल अपॉन माई लुकिंग ग्रे, मतलब फिर राइटर जो है चार्ल्स लैम्ब, वो उसकी तरफ देखता है, एलिस की तरफ, गंभीरता से, गंभीर मुद्रा से, टिल अपॉन माई लुकिंग ग्रे, जब मैं मतलब उसे गंभीर मुद्रा से वो देखता है, तब तक, जब तक वो देखता है ना, तब तक तो वो पैर को हिला रही होती है, तब एकदम अटेंशन में आ जाती है फिर, कि मेरी तरफ ही फोकस कर रहा है एक तरह से। इट डेसिस्टेड द बेस्ट, और उसके बाद में फिर वो पैर हिलाना बंद कर दिया। डेसिस्टेड मतलब उसने रोक दिया, पहले तो इन्वॉलंटरी मूवमेंट कर रही थी पैर से, इधर उधर पैर को हिला रही थी, जैसे ही राइटर ने उसकी तरफ देखा, इट डेसिस्टेड, उसने बंद कर दिया वो काम। द बेस्ट डांसर, वो बिल्कुल बेस्ट डांसर थी, कौन? ग्रेट ग्रैंड मदर फील्ड, अपनी जवानी के दिनों में। आई वाज सेइंग इन द कंट्री टिल ए क्रूअल डिजीज कॉल्ड कैंसर केम एंड बोर्ड हर डाउन विद पेन, परंतु फिर बाद में क्या हुआ, नॉरफॉक में क्या हुआ, एक क्रूअल, एक निर्दयी बीमारी आ गई, जिसको कैंसर बोलते हैं, वो आई, और उसके बाद में कैंसर ने उनको झुका दिया, बोर्ड हर डाउन विद पेन, दर्द के साथ झुका दिया, मतलब वो कैंसर से पीड़ित हो गई, और फिर वो डांस करने में सक्षम नहीं हो पाई आगे भविष्य में। कहने का मतलब ये है, उन्होंने उनको पूरी तरह दर्द से झुका दिया, यानी कि वो अफेक्ट हो गए, उसकी वजह से उनकी फिजिकल एक्टिविटीज अफेक्ट हो गई। बट इट कुड नेवर बेंड हर गुड स्पिरिट, परंतु वो शरीर शारीरिक रूप से जरूर झुक गई हो, परंतु उनकी, उनके जो इच्छाएं थी, स्पिरिट थी, उनकी जो लगन, उनके मन, वो कभी नहीं झुका, और मेक देम स्टूप, उनको कभी झुकाया नहीं जा सका। बट दे वर स्टिल अपराइट बिकॉज शी वॉज गुड एंड रिलीजियस मैन, वो अभी भी अपनी मन से एकदम सीधी खड़ी हुई थी, कहने का मतलब मानसिक तौर पे। क्यों? क्योंकि वो बहुत एक अच्छी औरत थी, बहुत ही धार्मिक थी। Then I told how she was used to sleep by herself in a lone chamber of the great lone house. और फिर मैंने बच्चों को बताया कि वो किस तरह से she was used to sleep herself, वो अकेली सोया करती थी। कहाँ पे? एक अकेले कमरे में, लोन चेम्बर ऑफ द ग्रेट लोन हाउस, इतने बड़े घर के एक अकेले कमरे में वो अकेली सोया करती थी। एंड हाउ शी बिलीव दैट एन apparition of two infants was to be seen at midnight gliding up and down the great staircase near where she slept. और फिर वो अक्सर हमको बताया करती थी, मतलब वो बूढ़ी परदादी चार्ल्स लैम्ब और दूसरे बच्चों को बताया करती थी जो घर में आते थे कभी उससे मिलने या रहने, उनको अक्सर बताई थी हाउ शी बिलीव्ड, मतलब वो उसका विश्वास था कि इनका ग्रेट ग्रैंड मदर का ये विश्वास था कि उसने देखे हैं, क्या देखे हैं? दो बच्चों के भूत देखे हैं, एपरेशन। उसने इस घर में दो इन्फेंट यानी दो नवजात शिशुओं के भूत देखे हैं। वॉज टू बी सीन एट मिडनाइट ग्लाइडिंग अप, आधी रात को वो ग्लाइडिंग अप, हवा में तैर रहे हैं ऊपर नीचे। द ग्रेट स्टेयरकेस नियर वेयर शी स्लेप्ट, वो जहां जिस कमरे में सोती है ना, उसके पास में ही एक बहुत बड़ी सीढ़ियां जा रही हैं ऊपर, उन सीढ़ियों पे उसने हवा में बच्चों को तैरते हुए देखा है ऊपर नीचे। एंड शी सेड दोज इनोसेंट्स वुड डू हर नो हार्म, और वो अक्सर कहा करती थी हमसे कि वो तो बेचारे मतलब मासूम है, उन्होंने मुझे कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। एंड हाउ फ्राइटेंड आई यूज्ड टू बी दो इन दोज डेज आई हैड माय मेड टू स्लीप विद मी। और चार्ल्स लैम्ब बोल रहा है कि मैं जब ये सुनता था ना मेरी परदादी से कि भाई मैंने रात में यहाँ पर भूत देखे हैं बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों के, वो सीढ़ियों के ऊपर तैरते रहते हैं, उड़ते रहते हैं, तो मेरी तो हवा निकल जाती थी मतलब वो बोलता है कि जब मैं ये सुनता वो तो भाई मैं बुरी तरह डर जाता, फ्राइटेंड आई यूज्ड टू बी, मैं हमेशा डर जाता था।
और इतना डर जाता था कि दो इन दोज डेज आई हैड माई मेड टू स्लीप विद मी, कि मुझे मेरी जो मेड यानी घर में जो काम करने वाली लेडी थी, जो ध्यान रखती थी घर का और बच्चों का, मतलब ध्यान रखती थी, मेरे मैं तो अपनी मेड को मेरे साथ सुलाता था। मतलब छोटा बच्चा जो था चार्ल्स लैम, तो डर जाता था, तो उसकी मेड उसके साथ में सोती थी। उसको डर लगता था अकेले सोने में, बिकॉज आई वॉज नेवर हाफ सो गुड और रिलीजियस एज शी। कारण ये था कि उसको डर इसलिए लगता था, बता रहा है, क्योंकि मैं मेरी दादी माँ के मुकाबले ना तो आधा अच्छा हूँ, मतलब आधा भी अच्छा नहीं हूँ। मैं तो, वो इतनी अच्छी है कि मैं तो उनके मुकाबले आई वॉज नेवर हाफ सो गुड, मैं उतना आधा भी अच्छा नहीं था, और रिलीजियस, और आधा भी धार्मिक नहीं था। वो जितनी धार्मिक थी उनके मुकाबले में आधा भी धार्मिक नहीं था, और आधा भी अच्छा इंसान नहीं था, इसलिए मुझे डर लगता था। एंड येट आई नेवर सॉ द इन्फेंट्स, ऑल दो, मतलब बता रहे कि मैंने कभी भी उन नवजात बच्चों को देखा नहीं, मतलब मैंने उन भूतों को कभी नहीं देखा, परंतु मैं उनके मुंह से जब ये बात सुनता था ना, उसी में इतना डर जाता था मैं तो। Here John expanded all his eyebrows and tried to look courageous. अब ये बात सुन रहा है, जो भूत की बात सुन रहा है, तो जॉन, जो बच्चा है जॉन, वो एक्सपेंडेड हिज आईब्रोज, उसने अपनी भौहें चौड़ी कर ली हैं आंखों की, एंड ट्राइड टू लुक करेजियस, और वो क्या कर रहा है, बहादुर दिखने की कोशिश कर रहा है ये सुन के, अपने फादर के सामने ये सुन के बहादुर दिखने की कोशिश कर रहा है। देन आई टोल्ड हाउ गुड शी वॉज टू ऑल हर ग्रैंड चिल्ड्रन, और फिर मैंने उनको बताया कि जो तुम्हारी जो परदादी थी, वो कितनी अच्छी थी अपने ग्रैंड चिल्ड्रन, अपने पोतों पोतियों की तरफ कितनी ज्यादा अच्छी थी, मतलब उन सबको कितना ध्यान रखती थी उनका, मतलब चार्ल्स लैम्ब का और उनके भाई बहनों का कितना ध्यान रखती थी। हैविंग अस टू द ग्रेट हाउस इन द हॉलीडेज, हमको अक्सर वो उस बड़े घर में ले जाया करती थी छुट्टियों के दिनों में। वेयर आई इन पर्टिकुलर यूज टू स्पेंड मैनी आवर्स बाय माई सेल्फ इन गेजिंग अपॉन द ओल्ड बस्ट ऑफ द 12 सीजर्स, और उस घर में मैं अक्सर घंटों बिताया करता छुट्टियों में, मतलब हैविंग अ ग्रेट हाउस इन द हॉलीडेज वेयर आई एम पर्टिकुलरली यूज्ड टू स्पेंड मैनी आवर्स, मतलब बता रहा है कि उस घर में मैं अपने घंटों, कई घंटे बिता दिया करता था किस काम में, इन गेजिंग अपॉन द ओल्ड बस्ट ऑफ द 12 सीजर्स, मतलब 12 मूर्तियां लगी हुई हैं, सीजर की 12 मूर्तियां लगी हुई हैं उनकी छाती को, उनके सीने को देखने कर, मैं मतलब उनको देख देख के टाइम पास करता था घंटों। दैट हैड बीन एम्परर्स ऑफ रोम, वो 12 सीजर्स रोम के राजा हुआ करते थे कभी, उनकी मूर्तियां लगी हुई थी घर में। टिल द ओल्ड मार्बल हेड्स वुड सीम टू लिव अगेन और आई बी टर्न इनटू मार्बल विद देम, तब तक उनको घूरता रहता। बोल रहा है कि जब तक कि या तो वो जो मार्बल के सिर यानी वो मूर्तियां, वो खुद वापस जिंदा होकर सामने ना आ जाए, या फिर मैं ही मूर्ति ना बन जाऊं उनको देख देख के। आई टू बी टर्न इनटू मार्बल विद देम, मतलब मैं ही ना मूर्ति बन जाऊं, मतलब इतनी देर तक वो ऐसे बोल रहा है कि इस लगन से इतनी देर तक एक टक देखता रहता कि कहीं या तो यही जिंदा हो जाए मेरी इच्छा शक्ति को देख के कि भाई मैं इनको देखना चाहता हूँ, या फिर मैं ही मूर्ति बन जाऊंगा खड़ा खड़ा यहाँ पे। हाउ आई नेवर कुड बी टायर्ड विद रोमिंग अबाउट दैट ह्यूज मैंशन, और बता रहा है कि मैं कभी थकता नहीं था उस घर में घूमने से, मतलब मैं हमेशा घूमता रहता था उस घर में, इतना बड़ा घर था वो। विद इट्स वास्ट एम्प्टी रूम्स, में खाली खाली बड़े बड़े रूम थे, बड़े बड़े खाली रूम थे। विद worn आउट हैंगिंग्स, फ्लटरिंग टेपेस्ट्री एंड कार्व्ड ओकन पैनल, दीवार पे लटकी हुई चीजें जो कि अब worn आउट पुरानी हो गई थी, जर्जर हो गई थी। फ्लटरिंग टेपेस्ट्री, टेपेस्ट्री क्या होता है, टेपेस्ट्री मतलब कोई बुनाई की हुई है, मतलब उस तरह से आप ही कह सकते हो टेपेस्ट्री का एग्जैक्ट मीनिंग होता है, कह सकते हो एक तरह से जैसे कोई कपड़ा है ना, कपड़े पे कोई डिजाइन या तो सिलाई करके बनाई गई है, या कुछ पेंट करके बनाई गई है, मतलब किसी कपड़े पे डिजाइन बनाई है एक तरह से, उसको टेपेस्ट्री बोलते हैं। तो फ्लैटरिंग टेपेस्ट्री को, कपड़ा है तो फड़फड़ाता रहता है ना, तो मैं उस घर में अक्सर कभी थकता नहीं था, खाली रूमों में घूमता रहता था, है ना। पुरानी हैंगिंग्स को देखता जो लटक रही हैं दीवारों पे, टेपेस्ट्रीज को देखता, कार्व्ड ओकन पैनल्स, ओक यानी पेड़ की लकड़ी होती है, ओकन ओक पेड़ होता है, तो उसकी लकड़ी पैनल्स पे चीजें उकेरी हुई हैं, उनको देखता। विद द ग्लाइडिंग ऑलमोस्ट रब्ड आउट, जिनकी विद द गिल्डिंग ऑलमोस्ट रब्ड आउट, जिन पे जो कुछ कोटिंग हो रखी है, अक्सर लकड़ी के ऊपर कोटिंग करते हैं, परत चढ़ाते हैं, तो उनके ऊपर जो कोटिंग है ना, वो लगभग लगभग रब्ड आउट, मिट गई है। Sometimes in the spacious old-fashioned gardens which I had almost to myself, unless when now and then a solitary garden man would cross me। देखो, फिर बता रहा है कि और कभी कभी मैं कहाँ होता था, कभी कभी मैं अपना टाइम एक तरह से व्यतीत करता था बहुत ही पुराने और स्पेशियस यानी बहुत जगह वाला खाली गार्डन, बता रहे बहुत ओल्ड फैशन का एक गार्डन बना हुआ था घर में। उस गार्डन में मैं बहुत, उसमें बहुत जगह थी खाली स्पेस में, उसमें बहुत टाइम बिताता था वहां पर, विच आई हैड ऑलमोस्ट टू माई सेल्फ अनलेस व्हेन नाउ एंड देन ए सोलिटरी गार्डनिंग मैन वुड क्रॉस मी, और उसमें अक्सर मैं ही पाया जाता था मुझे लगता था जैसे मैं ही हूँ, मेरा ही है। और अनलेस, जब तक कि वहां पे कोई सोलिटरी इधर उधर से भटकता हुआ अकेला कोई गार्डनिंग मैन ना आ जाए, मतलब जो गार्डन की रखवाली करता है, देख रेख करता है, वैसा कोई व्यक्ति नहीं आ जाए, तब तक मैं अकेला ही वहां पर पाया जाता था। एंड हाउ द नेक्टरीन्स एंड पीचेस हंग अपॉन द वॉल, और आप कह सकते हैं किस तरह से नेक्टरीन्स
एंड पीछे ये सब फलों के नाम है, ये दीवारों पे लटके हुए हैं, ये बेल हैं, बेलों पे लटके हुए हैं, और या फिर उनके पेड़ों की टहनियों पे लटके हुए हैं, विदाउट माई एवर ऑफरिंग टू प्लग देम बिकॉज दे वर फोरबिडन फ्रूट्स, क्योंकि उनको तोड़ना मना था सिर्फ, तो मतलब मैं सिर्फ देखता था उनको, क्योंकि वो तोड़ना मना था, उनको फोरबिडन फ्रूट थे, अनलेस नाउ एंड देन, एंड बिकॉज आई हैड मोर प्लेजर इन स्ट्रोलिंग अबाउट among the old melancholy looking yew trees or the firs and picking up the red berries and the fir apples, which were good for nothing but to look at, or in lying about upon the fresh grass with all the fine garden smells around me, or basking in the orangery. देखिए अब ये क्या बता रहा है कि ये सब चीजें ठीक है, तोड़ना मना था, एंड बिकॉज आई हैड मोर, और मुझे ज्यादा मजा किस में आता था, स्ट्रोलिंग अबाउट अमंग द ओल्ड मेलंकली लुकिंग यू ट्री, मुझे यू पेड़, पेड़ का एक नाम है, यू पेड़ एक तरह का पेड़ होता है, ओल्ड मेलंकली मतलब वो ऐसा लगता है उदास सा पेड़ है तो मुझे अक्सर उनके बीच में टहलना पसंद था, स्ट्रोल करना, स्ट्रोलिंग, मैं उनमें ज़्यादा आनंद लेता था। इन फलों के पेड़ों के बजाय मैं यू के पेड़ों में, वहाँ उनके बीच में घूमना ज़्यादा पसंद करता था, या फर, यू के पेड़ या फर के पेड़ के बीच में, एंड पिकिंग अप द रेड बेरीज, और लाल बेरीज तोड़ना पसंद करता था, और द फर एप्पल, या फिर फर में जो फल आते हैं, फर एप्पल, उनको तोड़ना पसंद करता, विच वर गुड फॉर नथिंग बट टू लुक, और वो सिर्फ देखने के लिए अच्छे होते थे, खाने के लिए नहीं होते थे। और इन लाइंग अबाउट अपन द फ्रेश ग्रास, या फिर मैं एकदम ताजा घास के ऊपर लेटना पसंद करता था जैसे अक्सर हम लोग गार्डन पार्क में जाते हैं तो घास में लेट जाते हैं ना, वैसे ही। अब देखिए, विद ऑल द फाइन गार्डन स्मेल अराउंड मी और बास्किंग इन द ऑरेंजरी, और गार्डन की जो अच्छी अच्छी स्मेल थी मेरे चारों तरफ आ रही होती थी, और बास्किंग इन द ऑरेंजरी, या फिर मैं ऑरेंजरी में घुस जाता था, ऑरेंजरी मतलब जहाँ पर ऑरेंज के पेड़ लगे हुए एक सेपरेट जगह, टिल आई कुड ऑलमोस्ट फैंसी माई सेल्फ राइपनिंग, और मुझे ऐसा लगता था जैसे कि मैं ही पक रहा हूँ उनकी खुशबू को सुन के, थ्रू अलॉन्ग विद द ऑरेंजेस एंड द लाइम इन दैट ग्रेटफुल वार्मथ, एंड आप कह सकते हैं इसमें कि टिल आई ऑलमोस्ट sorry, till I could almost fancy myself ripening too, along with the oranges and the limes and the grateful warmth on the watching the days that darted to and fro in the fish pond। तो बता रहा है ये ऑरेंज जो कि बीच में वहां ऐसा लगता है उनकी खुशबू को सुन के मैं ही पक गया हूँ, एंड द लाइम्स इन द ग्रेट वार्मथ, और एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था, मतलब वहाँ बहुत अच्छा कोजी एनवायरनमेंट था, एक तरह से मान सकते हैं आप उनके बीच में। या फिर मैं अपना टाइम बिताता वॉचिंग द डेस, डेस एक तरह की मछली है, मैं उस मछली को देखने में टाइम बिताता, दैट डार्टेड टू एंड फ्रो इन द फिश पॉन्ड, यानी पॉन्ड, जो मछलियों का जो तालाब है, फिश पॉन्ड के अंदर क्या था, अक्सर मतलब डेस मछली है, वो इधर उधर से भटकती रहती है, टू एंड फ्रो मतलब इधर से उधर, टू एंड फ्रो मूवमेंट इसको बोलते हैं, एक तरफ से यूं यूं एक ही लाइन में से, तो वो इधर से उधर जो घूमती रहती है पॉन्ड में, उसको देखता रहता है ना, एंड एट द बॉटम ऑफ द गार्डन with here and there is great sulky pike hanging midway down the water in the silent state as if it mocked their impertinent friskings। और उसी पॉन्ड में एक और दूसरी मछली भी थी, पाइक मछली, वो भी उसमें ऐसे भटकती रहती थी, और वो अक्सर ऐसा मतलब उसके व्यवहार को देख के मछली को ऐसा लगता है इफ इट मॉक्ड एट द पर्टिनेंट फ्रिस्किंग्स, की इम्पर्टिनेंट फ्रिस्किंग, कि ये जो दूसरी मछलियां इधर उधर कूद रही है ना, ये इनके मतलब हलचल को देख के वो उनका मजाक उड़ा रही है, जैसे वो ऐसे चुपचाप एक अवस्था में देखती रहती, परंतु ऐसा लगता है मजाक उड़ा रही है। I had more pleasure in these busy idle diversions than in all the sweet flavors of peaches, nectarines, oranges and such like common baits of children। और बता रहा है कि मुझे इन बिजी आइडल डाइवर्जन मतलब इन तरह की इन चीजों में मेरा ध्यान भटक जाता था, मैं बिजी रहता था ऐसी चीजों में, ऐसी हरकतों में, तो मुझे ये ज्यादा आनंद देती थी ये चीजें, किसके मुकाबले, स्वीट फ्लेवर्स ऑफ पीचेस, यानी पीच फल, उनके स्वीट फ्लेवर, उनके स्वीट टेस्ट, यानी पीच, नेक्टरीन, ऑरेंज, इन फलों के स्वीट टेस्ट में मुझे मजा नहीं आता था जितना मजा मुझे इन बिजी आइडल डाइवर्जेंस में आता था, इन हरकतों, इन कामों करने में आता था। सच लाइक कॉमन बेट ऑफ चिल्ड्रन, हाँ, चिल्ड्रंस के कॉमन बेट्स, ये जो पीचेस, नेक्टरीन, ऑरेंज, बच्चों को अक्सर फल पसंद होते हैं, तो मतलब बच्चे तो जो बच्चों के कॉमन बेट है, यानी बच्चों को जो चीज ललचा लेती है, मैं उनसे नहीं ललचाता था, मेरा काम दूसरा था, मुझे दूसरी चीजों में पसंद मतलब बिजी रहना पसंद था, मुझे ये फल फ्रूट वाले इनमें जैसे बच्चे अक्सर ललचा जाते हैं, उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं, मैं नहीं जाता था, मतलब। Here John slyly deposited back upon the plate a bunch of grapes। अब जॉन ने विच नॉट ऑब्जर्व, हाँ, अब जॉन क्या कर रहा है, दोनों बच्चे एलिस जॉन बैठे हुए हैं, तो जॉन स्लाइली डिपोजिटेड बैक अपॉन ए प्लेट अ बंच ऑफ ग्रेप्स, तो जॉन ने क्या किया, प्लेट में कुछ अंगूर रखे हुए हैं, विच नॉट अनऑब्जर्व बाय एलिस, तो वो क्या कर रहा है, एक तरह से उनको खाने की कोशिश कर रहा है, विच जो कि एलिस ने देख लिया है, एलिस ने भी देख लिया है, ही हैड मेडिटेटेड डिवाइडिंग विद हर एंड बोथ सीम्ड विलिंग टू रिलिंक्विश देम फॉर द प्रेजेंट एज रेलेवेंट। और इशारों इशारों में बातें हो रही हैं,
एंड ही हैड मेडिटेटेड डिवाइडिंग विद देम विद हर, और उसने दिमाग में सोचा कि मुझे इसके साथ में बांटने पड़ेंगे। एंड बोथ सीम्ड विलिंग टू रिलिंक्विश देम फॉर द प्रेजेंट एज रेलेवेंट, और दोनों सोच रहे थे कि अभी इनको छोड़ देंगे अंगूर को फिलहाल, तो मतलब हमें इसमें कोई तुक नहीं बैठ रहा, रखे हुए अंगूर तो खा ही लेने चाहिए हम दोनों को, ऐसे मतलब इशारों में एक तरह से बातें हो रही है, कोई मुंह से नहीं बोल रहा है। वो सोच रहे हैं कि इनको अभी छोड़ना, कि मैं नहीं खाऊंगा अभी, ये भी ना खाए तो कोई मतलब नहीं है, खा ही लेते हैं। फिर आगे देखिए, हाँ, फिर आगे यहाँ पे है, देन इन सम व्हाट अ मोर हाइटेंड टोन, आप कह सकते हैं एक समवट मोर हाइटेंड टोन, आई टोल्ड हाउ दो द ग्रेट ग्रैंडमदर फील्ड लव्ड ऑल her grandchildren, yet in an special manner she might be said to love their uncle John L. अब देखो, अब आगे है कि इन समवॉट मोर हाइटन टोन, अब मैंने और ऊंची आवाज करते हुए, आई टोल्ड हाउ, मैंने उनको बताया कि किस तरह उनकी जो ग्रेट ग्रैंड मदर फील्ड थी, उनकी परदादी थी फील्ड, वो कैसे उनके ग्रैंड चिल्ड्रन को पसंद किया करती, सबको बहुत प्यार किया करती थी, एंड येट इन एन स्पेशल मैनर, और खास तौर पे, एक खास तौर से वो सबसे ज्यादा प्यार किसको करती थी, एक अलग ढंग से प्यार करती थी, शी माइट बी सेड टू लव देयर अंकल जॉन, वो बच्चों के जो अंकल थे, चाचा थे, जॉन, उनको पसंद करती थी, मतलब उनको, मतलब उनसे बहुत प्यार करती थी वो, उनकी दादी माँ। जॉन कौन है इसमें बताया गया है, लैम्ब का मतलब बड़ा भाई, एक तरह से वही तो अंकल लगा इनका बच्चों का। हम्म, वैसे बड़े भाई को अपन चाचा नहीं बोलते, हमारे यहाँ बोलते हैं या तो बड़े पापा या फिर ताऊ जी, तो इन बच्चों का ताऊ जी एक तरह से वो, है ना। तो उनसे वो जो ग्रैंड मदर, ग्रेट ग्रैंड मदर फील्ड थी, वो खास तौर पर प्रेम करती थी अंकल जॉन से, बिकॉज ही वॉज सो हैंडसम एंड स्पिरिटेड अ यूथ एंड अ किंग टू द रेस्ट ऑफ अस, क्योंकि वो इतने ज्यादा हैंडसम, इतने मतलब एक तो बहुत ही ज्यादा वो क्या था, आप कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा हैंडसम, अच्छा दिखने वाला लड़का था, स्पिरिटेड यूथ, और बहुत ही ज्यादा जोशीला था, एंड किंग टू द रेस्ट ऑफ अस, और हम बाकी सब बच्चों के लिए तो राजे के समान था वो। And instead of mopping about in solitary corners like some of us, he would mount the most mettlesome horse he could get. और बाकी हम लोग तो इधर उधर भटकते रहते थे घर के कोनों में, सोलिटरी कॉर्नर्स मतलब घर के कोनों में इधर उधर भटकते रहते थे, और वो क्या करता था, लाइक सम ऑफ अस, मतलब वो क्या करता था, ही वुड माउंट द मोस्ट मेटलसम हॉर्स ही कुड गेट, कि वो घर में मतलब जो भी उसको सबसे जिद्दी घोड़ा मिल सकता था ना, वो उसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करता, when but an imp no bigger than themselves and make it carry him half over the country in the morning. अब आप ये कह सकते हो कि इसमें ना, और फिर उस घोड़े पे बैठ के वो पूरे गांव में, शहर में, वो सब जगह घूमता था मॉर्निंग में, पूरी काउंटी में, पूरे इलाके में घूमता था, एंड जॉइन द हंटर्स व्हेन दे वर एनी आउट, और कई बार तो वो शिकारियों के साथ भी मिल जाया करता था, अगर कोई शिकारी घूमता हुआ उससे दिख जाता। एंड येट ही लव्ड द ओल्ड ग्रेट हाउस एंड गार्डन्स टू, और फिर भी ये सब हरकतें करने के बाद में भी उसको घर बहुत ज्यादा पसंद था, और गार्डन भी बहुत अच्छे लगते थे घर के, मतलब कि ऐसा हो कहीं कि वो ऐसी चीजों में ज्यादा पसंद था उसे, घुड़सवारी, हंटिंग एंड ऑल दैट, तो उसे घर पसंद नहीं होगा या गार्डन में इंटरेस्ट नहीं होगा, ऐसा नहीं था, उसको गार्डन और घर में बहुत इंटरेस्ट था, वो बहुत पसंद थे उसको, बट हैड टू मच स्पिरिट टू बी ऑलवेज पेंट अप विद इन देयर बाउंड्रीज, परंतु घर की जो दीवारें, बाउंड्रीज जो है ना, वो उसको, क्योंकि वो इतना ज्यादा वो जोशीला था, इतना ज्यादा उसमें कुछ करने की इच्छा थी, मतलब इतना स्पिरिटेड था, उत्साहित व्यक्ति था इतना ज्यादा, कि वो घर में सीमित नहीं रहता था, हमेशा बाहर निकल जाया करता था। एंड हाउ देयर अंकल ग्रू अप टू मैंस एस्टेट एज ब्रेव एज ही वाज हैंडसम, और आप ये मान सकते हो कि आपके जो ये अंकल हैं, बच्चों से बोल रहे हैं कि आपके जो अंकल, अंकल जॉन जो थे, वो किस तरह से एक बहुत ही हैंडसम व्यक्ति के रूप में, एक बहादुर और हैंडसम व्यक्ति के रूप में उभर के सामने आए, टू द एडमिरेशन ऑफ एवरीबॉडी, और हर कोई उनकी तारीफ करता था, बट ऑफ द ग्रेट ग्रैंड मदर फील्ड मोस्ट स्पेशली, पर सबसे ज्यादा तारीफ कौन करती थी, ग्रेट ग्रैंड मदर फील्ड, खास तौर पे तारीफ करती थी, खास तौर पे उनसे प्यार करती थी। एंड हाउ ही यूज्ड टू कैरी मी अपॉन हिज बैक व्हेन आई वाज अ लेम फुटेड बॉय, और किस तरह से आपके अंकल जॉन मुझे अक्सर अपनी पीठ पे बिठा के ले जाया करते थे, कैरी अपॉन हिज बैक, अपनी पीठ पे मुझे बिठाते थे, क्यों, क्योंकि मैं था एक लेम फुटेड बॉय, कि मैं एक लंगड़ा व्यक्ति था, मतलब उसके पैर में समस्या थी, तो वो लंगड़ा के चलते थे, जॉन, मतलब सॉरी चार्ल्स लैम्ब, तो चार्ल्स लैम्ब की जो इसमें बड़े भाई बताए हैं, वो अक्सर चार्ल्स लैम्ब को बचपन में अपनी पीठ पे बैठा के घुमाया करते थे, फॉर ही वॉज ए गुड बिट ओल्डर देन मी, क्योंकि वो मुझसे थोड़ा सा बड़ा था, तो मुझे उठा सकता था, मैनी ए माइल व्हेन आई कुड नॉट वॉक फॉर पेन, और कई बार ऐसा होता था कि कई मील तक मुझे ले जाते थे बैठा के पीठ पे, क्योंकि मैं चल नहीं पाता था दर्द की वजह से। एंड हाउ इन आफ्टर लाइफ ही बिकेम लेम फुटेड टू, और फिर आगे बता रहा है कि किस तरह से बाद में जैसे जीवन हमारा आगे बढ़ा, तो भविष्य में मेरा जो भाई है जॉन, वो भी लेम फुटेड हो गया, वो भी एक तरह से अपाइज हो गया, लंगड़ा हो गया, एक तरह से चलने में उसको लंगड़ापन उसमें आ गया। एंड आई डिड नॉट ऑलवेज मेक अलाउंसेस इनफ फॉर हिम व्हेन ही वाज इम्पेशेंट, अब बता रहा है कि
अब यहाँ से देखो टोन चेंज हो गई पूरे ऐसे, यहाँ से दुख का भाव आ जाता है। वो बता रहा है कि वो जब लंगड़ा हो गया एक तरह से, वो चल नहीं पाया ढंग से, लेम फुटेड हो गया, तो उस कंडीशन में मुझे डर है, मतलब चार्ल्स ने बोल रहे कि आई फियर, उसने वर्ड यूज किया, आई डिड नॉट ऑलवेज, आई फियर, मुझे एक बात का डर है कि शायद मैंने उसके लिए उतने अलाउंस मतलब उतनी उसकी सेवा नहीं करी, या उतनी देखरेख नहीं करी। व्हेन ही वाज इम्पेशेंट, जब वो इम्पेशेंट था, मतलब जब वो उस बीमारी से परेशान था, तो उस दौर में मैंने उसकी उतनी सेवा नहीं कर पाया, मैं उसको उतनी हेल्प नहीं कर पाया जितनी उसने मेरे टाइम पे की थी। एंड इन पेन नॉर रिमेंबर सफिशिएंटली हाउ कंसिडरेट ही हैड बीन टू मी व्हेन आई वाज लेम फुटेड, मतलब जब मैं लेम फुटेड था बचपन में, तब वो मेरी तरफ कितनी ज्यादा चिंताजनक था, मतलब मेरी कितनी चिंता करता था, कंसिडरेट था, परंतु मैं उतनी चिंता उसके दर्द में उसकी नहीं कर पाया, उसका ध्यान नहीं रख पाया। मुझे इस बात का डर है, मतलब उसको इस बात का मलाल है, चार्ल्स लैंड को। एंड हाउ व्हेन ही डाइड, और जब वो मरा, जब उसका भाई मरा, दो ही हैड नॉट बीन डेड नाउ, हैड नॉट बीन बोल रहा है, मतलब मतलब जब उनको मरे हुए एक घंटा भी नहीं हुआ होगा, परंतु मुझे ऐसा फील हो रहा था, चार्ल्स लैंड बोल रहा है कि मेरे भाई को मरे घंटा भर भी नहीं हुआ होगा, कि इट सीम्ड एज इफ डाइड ए ग्रेट वाइल अगो, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि वो कई, मतलब जाने कितने दिन पहले मर गया। जब ज़्यादा दिन हो जाते हैं किसी की डेथ हुए, तो क्या होता है अक्सर, हम लोग धीरे-धीरे भूलने लग जाते हैं, हम लोग आदी हो जाते हैं कि हाँ ठीक है, इंसान गुज़र गया, काफ़ी दिन हो चुके हैं, हम अपनी डेली लाइफ में बिज़ी हो जाते हैं, तो धीरे-धीरे उसके दुःख को भूल जाते हैं। तो वैसा फ़ील मुझे घंटे भर में होने लग गया, ऐसा बता रहा है चार्ल्स। Such a distance there is between life and death, and how I bore his death as I thought pretty well at first, but afterward it haunted me. मतलब जिंदगी और मृत्यु के बीच में कह सकते हैं इतना डिस्टेंस हो गया एक तरह से हमारे, कि मैं जीवन, जब वो जिंदा था, जब मरा, मतलब मैं एकदम सब भूल गया एक तरह से। इनिशियली तो आई बोर हिज डेथ एज आई थॉट प्रीटी वेल एट फर्स्ट, इनिशियली तो मुझे उसकी डेथ जैसे कि कोई खास, मतलब मुझे महसूस ही नहीं हुआ कुछ, मैंने सिंपली नॉर्मल वे में उसकी डेथ को सहन कर लिया एक तरह से। बट आफ्टरवर्ड हॉन्टेड मी, पर बाद में जीवन में मुझे इसने बहुत ज्यादा डराया, बहुत ज्यादा परेशान किया। एंड दो आई डिड नॉट क्राई और टेक इट टू हार्ट एज सम डू, एंड एज आई थिंक ही वुड हैव डन इफ आई हैड डाइड, मतलब दो आई डिड नॉट क्राई और टेक इट टू हार्ट एज सम डू, ये मान सकते हैं, आप कह सकते हैं कि मैं रोया नहीं था उसकी मृत्यु पर, आई डिड नॉट क्राई और टेक इट टू हार्ट एज सम डू, कि कुछ लोग इतना, मतलब किसी के मरने पर इतना दिल से लगा लेते हैं ना उस चीज को, मैंने उतना दिल से भी नहीं लगाया। एज आई थिंक ही वुड हैव डन इफ आई हैड डाइड, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं मरा होता तो वो भी इतना ही करता जितना मैंने किया। एंड येट आई मिस्ड हिम ऑल डे लॉन्ग, परंतु फिर भी मैं उसे पूरे दिन भर याद करता रहता। एंड न्यू नॉट टिल देन हाउ मच आई हैड लव्ड हिम, और मुझे तब तक, उसकी गुजरने के बाद तक ये बात समझ नहीं आई थी कि मैं उसे कितना प्यार करता था, मतलब मुझे जिंदा था तो कभी समझ में नहीं आया कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ, कि मरने के बाद में जाके मुझे पता चला कि मैं उसे कितना प्यार करता था। देन आई मिस्ड हिज काइंडनेस एंड आई मिस्ड हिज क्रॉसनेस, और मुझे उसकी दयालुता, वो सब चीज़ें बहुत मैं मिस कर रहा हूँ उनको, वो मेरी तरफ कितना काइंड था, मैं उन चीज़ों को याद कर रहा हूँ। एंड विश्ड हिम टू बिलीव, टू बी अलाइव अगेन, और मैं इच्छा करता हूँ काश वो वापस जिंदा हो जाए। टू बी क्वारलिंग विद मी, कि मुझसे झगड़े, फॉर वी क्वारल समटाइम, क्योंकि हम अक्सर झगड़ा करते थे कभी कभी, मतलब कभी कभी ऐसा होता था, हम लोग अक्सर झगड़ लिया करते थे, तो मतलब मैं आशा करता हूँ काश वो जिंदा हो जाए और मेरे साथ फिर झगड़े, रादर देन नॉट है हिम अगेन, मतलब अ, हमेशा के लिए वो चला गया मेरी जिंदगी में, आई ना, इससे बढ़िया तो है कि आए और मुझसे झगड़ ले, मतलब जिंदा हो जाए और मुझसे झगड़ ले, जिंदा ना रहने की बजाय तो जिंदा हो जाए और मुझसे झगड़ ले। एंड वॉज एन ईजी अनईजी विदाउट हिम, और क्योंकि उसके बिना मतलब जिंदगी असहज हो गई है। एज ही देयर पुअर अंकल मस्ट हैव बीन व्हेन द डॉक्टर टुक ऑफ हिज लिम्ब, rather than not have him again, and was as uneasy without him, as he their poor uncle must have been when the doctor took off his limb। और जब कह सकते हो आपकी उनके पुअर अंकल, मतलब अंकल जॉन जो हैं, जब उनका पैर मतलब काट दिया गया, जब बीमारी हो गई उनको, उनका पैर काट दिया गया, अपाहिज हो गया उसके बाद में, तो जितना दर्द उनको अपाहिज होने पर असहज महसूस किए होंगे ना, उतना असहज मैं आज महसूस कर रहा हूँ जब वो मेरी जिंदगी में नहीं है। हियर द चिल्ड्रन फेल और ट्राइंग, अब बच्चों को रोना आ गया एक तरह से। एंड आस्क्ड इफ देयर लिटिल मॉर्निंग व्हिच दे हैड ऑन वाज नॉट फॉर अंकल जॉन, एंड दे लुक्ड अप एंड प्रेड मी नॉट टू गो ऑन अबाउट देयर अंकल। अब क्या हुआ, हियर द चिल्ड्रन फेल क्राइंग, बच्चों को रोना आ गया, एंड आस्क्ड इफ देयर लिटिल मॉर्निंग व्हिच दे हैड ऑन वाज नॉट फॉर अंकल जॉन, और मैंने पूछा कि क्या तुम, जो तुम ये रो रहे हो, विलाप कर रहे हो, विच दे हैड ऑन वाज नॉट फॉर अंकल जॉन, की उम्मीद करता हूँ ये अंकल जॉन की वजह से नहीं रो रहे होंगे तुम। एंड दे लुक्ड अप एंड प्रेड, वो मेरी तरफ देखे और उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट करी, प्रे करी, प्रार्थना करी कि नॉट टू गो ऑन अबाउट द अंकल जॉन, अब अंकल जॉन के बारे में मत बताओ कुछ भी।
but to tell them some stories about their pretty dead mother. हमें स्टोरी बताओ हमारी सुंदर माँ के बारे में, हमारी प्यारी माँ के बारे में जो कि मर चुकी है, डेड मदर. Then I told them how for 7 long years and hope sometimes. फिर मैंने उनको बताया कि किस तरह से मैंने पूरे 7 साल तक in hope sometimes in despair yet persisting ever I quoted the fair LSW. कि मैंने उनको बताया, I told them कि मैंने उनको बताया कि किस तरह मैंने पूरे 7 साल तक एक निराशा के भाव में मैं जिद्दी बना रहा, पर मैंने तुम्हारी माँ LSW, माँ का नाम है LSW, उसको कोर्ट किया, मतलब उसको रिझाने की कोशिश की, उसको मनाने की कोशिश की शादी के लिए पूरे 7 साल तक. एंड एज मच एज चिल्ड्रन कुड अंडरस्टैंड, और जितना बच्चे समझ पाए, मतलब उनको समझाने की कोशिश करी मैंने. आई एक्सप्लेन टू देम व्हाट कॉयनेस एंड डिफिकल्टी एंड डिनायल मेंट इन मेडेंस. मैंने उनको समझाने की कोशिश करी शर्मिलापन क्या होता है, व्हाट कॉयनेस एंड डिफिकल्टी एंड डिनायल मेंट इन मेडेंस, कि जो औरतें लड़कियां होती हैं, जो कुंवारी लड़कियां होती हैं, वो अक्सर किसी को मना कर देती हैं, मतलब जो मना कर देती हैं किसी को प्रेम प्रसंग में पढ़ने के लिए, शादी के लिए. तो इसका मतलब क्या होता है, मतलब वो उनके लिए क्या मतलब है, कि उनकी शर्मीलेपन का, उनकी डिफिकल्टी का, उनका डिनायल का क्या मतलब होता है उनके लिए, खुद के लिए. व्हेन सडनली टर्निंग टू एलिस, फिर अचानक एलिस की तरफ मैंने देखा. द सोल ऑफ द फर्स्ट एलिस लुक्ड आउट एट हर आईज विद सच ए रियलिटी ऑफ रिप्रेजेंटमेंट. तो मुझे उसकी आंखों में एक तरह से फर्स्ट एलिस, यानी कि उसकी पत्नी की बात कर रहा है, फर्स्ट एलिस की आत्मा उसमें नजर आई, जैसे लुक्ड आउट एट हर आईज विद सच ए रियलिटी ऑफ रिप्रेजेंटमेंट, जैसे कि उसी का प्रतिबिंब हो, सामने दिख रहा हो. दैट आई बिकेम इन डाउट विच ऑफ देम स्टूड देयर बिफोर मी, और फिर मुझे डाउट हो गया कि कौन सी वाली मेरे सामने खड़ी है, पहली वाली एलिस की, छोटी बच्ची एलिस, और हु इज दैट ब्राइट हेयर वाज, और ये चमकीले बाल किसके हैं. एंड व्हाइल आई स्टूड गेजिंग, और जब मैं उसको घूर रहा था, बोथ द चिल्ड्रन ग्रेजुअली ग्रू फेंटर टू माय व्यू, दोनों बच्चे मेरे सामने धुंधले पड़ते नजर आए मुझे. रिसीडिंग, पीछे जा रहे हैं वो, धुंधले पड़ रहे हैं, पीछे जा रहे हैं. एंड स्टिल रिसीडिंग टिल नथिंग at last but two morning features were seen in the uttermost distance. और धीरे धीरे पीछे जा रहे हैं, टिल नथिंग, जब तक कि वो बिल्कुल ही गायब हो जाएं. एट लास्ट बट टू मॉर्नफुल फीचर्स, और बस दो परछाइयों के रूप में मुझे हल्के से नजर आए, कि जो विलाप करती परछाइयां, वर सीन इन द अटर मोस्ट डिस्टेंस, बहुत दूरी पर, जैसे कि धीरे 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 दूर जाते जा रहे हैं, जा रहे हैं, जैसे होता है ना अक्सर, क्या आप मूवीज में दिखा रहे, जैसे कोई कुछ सोच रहा है, तो जैसे कि सोचना बंद करेगा तो चीजें गायब होती जाएंगी, धीरे धीरे पीछे जा रही है और अचानक ही गायब हो गई कहीं आसमान में, गायब हो गई, उस तरह से वो नजर आ रही है. इसी तरह से मान लो कि चीजें पीछे जा रही हैं, जा रही है और अचानक गायब हो गई, उस तरह से बच्चे धीरे धीरे पीछे जाते जाते गायब हो गए. अब क्या हुआ, विच विदाउट स्पीच स्ट्रेंजर इम्प्रेस्ड अपॉन मी द फैक्ट्स ऑफ स्पीच. हाँ, डिस्टेंस विच विदाउट स्पीच स्ट्रेंजली इम्प्रेस्ड अपॉन मी द फैक्ट्स ऑफ स्पीच, वी आर नॉट ऑफ एलिस. और क्या बोल गए वो, एक तरह से, मतलब एक तरह से उन्होंने कुछ बोला नहीं, परंतु क्या भाव छोड़ गए मेरे ऊपर, जैसे कि वी आर नॉट ऑफ एलिस, हम एलिस की नहीं है, नॉर ऑफ दी, ना तुम्हारे हैं, नॉर वी आर चिल्ड्रन, ना ही हम बच्चे हैं, चिल्ड्रन ऑफ एलिस कॉल बार्ट्रम फादर. चिल्ड्रन की एलिस ने कहा कि हमारा फादर तो बार्ट्रम है. वी आर नथिंग, हम कोई नहीं है, लेस देन नथिंग, हम नथिंग से भी कम है. एंड ड्रीम्स, हम सिर्फ सपने हैं. वी आर ओनली वॉट माइट हैव बीन, हम केवल वो हैं जो हो सकते थे. एंड मस्ट वेट अपॉन द टेडियस सोर्स ऑफ लीथ मिलियंस ऑफ एजेस बिफोर वी हैव एग्जिस्टेंस एंड नेम. And must wait upon the tedious shores of length millions of ages before we have existence and name and immediately awaking. मतलब, और मस्ट वेट, मतलब हम वो हैं, वी आर ओनली व्हाट माइट हैव बीन, हम हो सकते हैं, मस्ट वेट अपॉन द टीडियस, और कहने का मतलब है कुछ ने लाखों साल तक एक जगह है, उस जगह मतलब किनारा, समुद्र किनारे, वहां पे जैसे लाखों साल तक हम हमारे अस्तित्व का मतलब वेट किया हो किसी ने. कहने का मतलब है सिर्फ ये विचार है कि हम कोई नहीं है, हम कुछ नहीं है, हम सिर्फ कल्पना है, हम सिर्फ सपने हैं. और इतने में क्या होता है, इमीडिएटली अवेकिंग आई फाउंड माई सेल्फ क्वाइटली सीटेड इन माई बैचलर्स आर्मचेयर. अचानक मेरी नींद खुल जाती है, और आई फाउंड माई सेल्फ अवेकिंग, और क्वाइटली, मैंने मेरे को पाया कहाँ पे, चुपचाप बैठे हुए, सीटेड इन माई बैचलर्स आर्मचेयर, मतलब मैं अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ हूँ, वेयर आई हैड फॉलन asleep, जिस पर मैं सो गया था, विद द फेथफुल ब्रिजिट अनचेंज्ड बाय माई साइड, बट जॉन एल और जेम्स इलिया वॉज गॉन फॉर एवर. और क्या हुआ कि मैंने पाया कि जॉन एल, यानी इसका जो भाई जेम्स था, वो जा चुका था हमेशा के लिए. कहने का मतलब है कि वो सपना देख रहा था, पूरी स्टोरी ही एक सपना है. सपने में आपने गौर किया होगा, क्योंकि जो पहला वर्ड जो मैंने बताया, रेवरी, रेवरी का मतलब होता है कोई विचार, कोई सपना, एक एक थॉट, एक ड्रीम, उसका ड्रीम चिल्ड्रन रेवरी, मतलब एक पर्टिकुलर पोर्शन, जिंदगी के किसी पहलू पर एक विचार, एक सपना आ रहा है उसको, उसको वैसा सपना दिखाई दिया. और सपना किन के बारे में दिखाई दिया, बच्चों के बारे में, उसको अपने बचपन के बारे में, अपनी ग्रेट ग्रैंड मदर के बारे में, अपने भाई के बारे में.
अब देखो पूरी ऑटोबायोग्राफिकल है, ऑटोबायोग्राफी में कुछ फैक्ट प्लस फिक्शन तो है ही। पर ग्रेट चीज क्या है, पहले तो थोड़ा बच्चों के जो एक्शन थे, जो कहानी सुन रहे थे, तो ह्यूमर सा लग रहा था, वहाँ ह्यूमर था। बच्चे कभी आंखें मिचका रहे हैं, कभी ऐसे हरकत कर रहे हैं। और पैथोस बाद में आ गया कि वो खुद अपाइज हो गया, उसका भाई अपाइज हो गया। मतलब खुद तो अपाइज था ही, पर भाई अपाइज हो गया और मर गया। उसके बाद में जो पूरा पैथोस, और दुख इस बात का भी कि उसको, उसकी जो कह सकते हैं गर्लफ्रेंड थी जिससे वो शादी करना चाहता था, एलिस, वो कभी मिली ही नहीं। उसने कभी उससे शादी करी ही नहीं। तो ये उसको मतलब जिंदगी भर कोसता रहा चार्ल्स लैम्ब को कि उसको जिससे वो प्रेम करता था, उसने उससे शादी नहीं करी। तो आप देखोगे कि ये जो पूरा ऐसे है ना, इस ऐसे में थॉट्स एक इंसान की पर्सनल लाइफ पे हुई घटनाओं में वो किस तरह से डूब गया, उसको कैसे, उसको दुख है, उसको जिंदगी के कारण जब ये ऐसे लिख रहा है, उस में उसको दुख है कुछ चीजों का, जिसमें बताया उसने, उस ऐसे में यही चीज बताई है, एक सपने के तौर पे बताई है उसने कि मेरे ये जो सपना आया है ना, ये सपना उन चीजों के बारे में है जो अधूरी रह गई जिंदगी में। ये सपना उन सपनों के बारे में है जो अधूरे रह गए जीवन में। सपना कौन सा? अपने भाई के साथ रहने का सपना, वो मर गया। उसकी सेवा करने का सपना मैं नहीं कर पाया। जिस व्यक्ति से मैं प्यार करता था, जिस लेडी से, उसने मुझसे शादी नहीं करी। मैं उम्मीद करता था कभी हमारे बच्चे हों, बच्चे नहीं हो पाए। तो मतलब ज़िंदगी में जो इसकी सब अधूरापन रह गया ना, उन अधूरेपन को दर्शाता है ये ऐसे। ये ऐसे इतना अच्छा है, मतलब ये ऑटोबायोग्राफिकल है, पैथोस है, ह्यूमर है, इसमें सब कुछ है। एंड इट इज़ सो ब्यूटीफुली रिटन बाय चार्ल्स लैम्ब। ये मतलब एक स्टोरी सा भी लगता है और एक निबंध जैसा भी। तो आपको ये, आई होप ये बहुत अच्छा लगा होगा और क्लियरली समझ में आ गया होगा, मैंने पूरा लाइन टू लाइन एक्सप्लेन किया है। अगर इसमें फिर भी कुछ समझ में ना आया हो ना, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं मुझे, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। ओके, सी यू सून।